जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से मिशन लुसेंट टेलीग्राम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मिशन राजगीर बैच के तहत बिहार दरोगा का सेट नंबर 7 के सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। मैं इस सेट में पहले ही आपको बोल देता हूं कि इस सेट का जो टारगेट होगा स्कोर मात्र 60 प्लस होगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले सेट में 65 70 रखे थे, लेकिन ये सेट बहुत ही बढ़िया तरीके से डिजाइन किया गया है, इसलिए इसका टारगेट मात्र 60 प्लस मार्क्स होगा। यदि आपको 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप रिजल्ट की दौड़ में हैं। समय को हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे आपका। फिर उसी तरह आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फीडबैक भी दीजिएगा इसमें क्या कमी है, क्या परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं अगले सेट में उसको मॉडिफाई कर सकूं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का पहला प्रश्न को हम देखते हैं। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा है? तो देखिए व्यापक मुद्रा M3 है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और पूछेगा सर्वाधिक तरल कौन सा है? तो M1, ठीक है। और सबसे कम तरल पूछेगा तो M4। और वहीं इसको बढ़ते से घटते क्रम में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा तरल M1, फिर M2, फिर M3 और लास्ट में M4। इसको याद रखेंगे। और सर्वाधिक व्यापक मुद्रा कौन है? M3। RBI का लेखा वर्ष है, तो देखिए RBI का लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से अब 31 मार्च कर दिया गया है, इसे याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न को देखते हैं। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? देखिए इसमें पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को, मतलब जो नेचुरल चीज़ें होते हैं उसको शामिल किया गया है, लेकिन इसमें देश या राज्यों की सीमा को शामिल नहीं किया जाता है। क्या आंसर हो जाएगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, पहला है कुद्रेमुख लौह अयस्क, बिल्कुल सही है। दूसरा कोलार है, ये सोना के लिए बिल्कुल फेमस सही है। और कोडरमा चांदी के लिए, ये गलत है। कोडरमा किसके लिए है? तो ये बॉक्साइड के लिए है। जावर का जो खान है ये जस्ता एवं सीसा दोनों के लिए है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है? देखिए पूर्ण गरीबी का अभिप्राय है पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न संख्या 6 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 में है, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली में एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए लखनऊ है, नवाबों की नगरी लखनऊ, इसे याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री की यहाँ पर बात की गई है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है? देखिए हिमालय की पूर्ववर्ती नदी सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, सी नंबर। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर के गुजरती है? देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हो जाएगा सिर्फ सी, प्रशांत महासागर। लेकिन यदि हम थोड़ा सा यहाँ मैपिंग कर दें, ये मान लीजिए ये हमारा रसिया है और इधर हमारा अलास्का है जो कि USA का भाग है, ठीक है। और इसके बीच से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरी है, तो ऊपर में आर्कटिक सागर है और नीचे प्रशांत महासागर है। तो आर्कटिक और प्रशांत से होकर के गुजरेगी और यहाँ पे चुकी सागर भी है, चुकी सागर, और यहाँ बेरिंग सागर है। तो बेरिंग सागर, चुकी सागर सभी से होकर के गुजरेंगे। लेकिन यहाँ ऑप्शन बी में है अटलांटिक महासागर, इस पर हमको फंसना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सिर्फ क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। और एक क्वेश्चन आता है 90 ईस्ट रीच, ये किस महासागर से गुजरती है? तो ये जो है हिंद महासागर से होकर के गुजरती है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बहामास, लीबिया और UAE से गुजरेगा, लेकिन ब्राज़ील से ये नहीं गुजरेंगे। चलिए 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश के साथ सीमा नहीं बनाती है? तो इसमें जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये बनाते हैं, लेकिन मिजोरम जो है नहीं बनाते, ये केवल 2 देश के साथ बनाएंगे। एक तो हो गया आपका म्यांमार और दूसरा चीन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। हम तो पहले ही बोल दिए हैं कि ये जो सेट जो डिजाइन किया गया है ना, बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया है। आप एक एक प्रश्न को इग्नोर नहीं कर सकते हैं इसमें, इस प्रश्न को आप स्टार कर लीजिएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, तो देखिए जब प्रति चक्रवात आता है उस समय मौसम क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ देखिए डी में है, स्वच्छ आसमान, ये हो जाएगा। और प्रति चक्रवात में यदि पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में जो पवन की दिशा होती है कैसी होती है?
ये क्लॉकवाइज होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा ये कैसा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज वाइज, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था। देखिए इसमें बोरवेल और मॉनसन और क्लेवरिंग थे, लेकिन बेंस्टीटार्ट नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की थी। बढ़िया प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। क्या हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन एक गलत सुमेलित है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडिया टुडे, यही गलत है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सही है। सुभाष चंद्र बोस फाइट फॉर फ्रीडम, ये भी सही है। पट्टाभी सीतारमैया, ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये सही है। तो ये जो इंडिया टुडे है, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिएगा, इसके लेखक कौन है, इंडिया टुडे के लेखक कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। देखिए अष्टदिग्गज जो है ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और अष्टप्रधान पूछेगा, ये किसके दरबार में रहते थे, अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी के दरबार में रहते, ठीक है। और वही नवरत्न पूछेगा, तो ये अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो गोपराज थे, गोपराज या भोजराज आता है, इसकी जो पत्नी थी, इसी के सती के रूप में प्रमाण प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 18 में है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। यदि आप VC डिस्कशन क्लास में रहते होंगे तो हम हमेशा कहते हैं ख के बाद क्या आता है, ग, ख फॉर खानवा का युद्ध, उसके बाद इन्होंने गाजी की उपाधि, मतलब ख के बाद ग, तो ये हो जाएगा क्या, खानवा के युद्ध के पश्चात, खानवा के युद्ध के पश्चात। और कलंदर की उपाधि, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय में ही इन्होंने जो है कलंदर की उपाधि ये धारण कर लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरण पर विचार कीजिए। तो देखिए पूरा पाषाण युग में जो है ना, इससे कुछ उपकरण दिया गया है और इस पर विचार करने के लिए बोला गया है, ठीक है। और लास्ट में पूछा गया कौन सा उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल का है। देखिए इसमें जो है बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी, ये तीनों थे, लेकिन ब्लेड नहीं होंगे, ठीक है। 1, 2, 3 इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20, भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो संसदीय कानून द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कुल पूछेगा 34, जिसमें कि 33 प्लस 1 का होता है, 1 हो जाएगा आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 जो है सिर्फ न्यायाधीश हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 21 के प्रश्न को देखते हैं। 21 का प्रश्न है, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। इसकी मृत्यु जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट में निम्न में से कौन सम्मिलित है। देखिए यूनियन ऑफ स्टेट में बहुत आदमी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आंसर करें, लेकिन गलत हो जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब, स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य, राज्यों का एक संघ, तो उसमें केवल राज्य ही शामिल है, ठीक है। क्या है, केवल राज्य शामिल है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 23 के प्रश्न को। प्रश्न है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। ये नागपुर में। कहाँ पर, नागपुर में। सीधा सीधा पूछेगा झंडा सत्याग्रह कब आयोजित किया गया था, 1923 में। और कहाँ पे, नागपुर में। नागपुर में ही प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में जो है इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल देखिए 62, 71 और 75 में हुआ था, लेकिन 65 में नहीं हुआ था, 1965 में नहीं हुआ था, ये याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? तो कितने? 4 प्रधानमंत्री बने हैं जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 26 का प्रश्न को स्टार कर लीजिए। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो यह आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249, ये याद रखिएगा। आगे है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो होता है, इसकी अवधारणा किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो MSP की अवधारणा जो है लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। MSP जो है ये मुख्य रूप से 22 फसल पर लगते हैं और कुल पूछेगा तो 24 फसल पे लगते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है MSP जो है ये किस वर्ष आया था, MSP किस वर्ष आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हम VC क्लास में बताए हुए हैं आपको। आगे है, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था? देखिए जेंडर बजट, तो ये 2005-06 में। बढ़िया प्रश्न है, 2005-06 में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम में शामिल नहीं है? देखिए इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर शामिल होगा, लेकिन खुशहाली जो है ये नहीं होगा। ठीक है, खुशहाली नहीं होगा। और अभी जो है खुशहाली जो इंडेक्स आया है इसमें भारत की रैंक क्या है, ये अभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो इसमें सेवाओं का निर्यात होता है। क्या होता है? सेवाओं का निर्यात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, तो यहाँ पे यही गलत है, ये जो है ना 1907 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1907। क्या? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1907। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908। समाचार पत्र अपराध के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908, ये भी सही है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो ये 1940 में शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। किसे? तो राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, इसे स्टार कर लीजिएगा। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो कथा सरित सागर के जो रचयिता हो जाएंगे ये हो जाएंगे आपका सोमदेव। कौन हो जाएंगे? सोमदेव, इसे याद रखिएगा। और वृक्ष कटिकम के लेखक कौन हो जाएंगे? शूद्रक, ये भी याद रखिएगा। और नीतिसार के लेखक कौन हो जाएंगे? कामंदक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल घग्घर नदी के किनारे स्थित है? तो घग्घर नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या हो जाएगा? कालीबंगा, याद रखिएगा। आगे देखते, ये जो धौलावीरा है इसको याद रखिएगा, 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, धौलावीरा को। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उदाइन किस वंश का शासक था? तो ये हर्यक वंश का शासक था। उदाइन जो है ये किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और लाहौर से पूछेगा दिल्ली कौन लाया था? तो ये इल्तुतमिश लाया था। कौन लाया था? इल्तुतमिश। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर ईंट से निर्मित है? सिर्फ ईंट से निर्मित पूछा है, तो भीतरगांव का मंदिर। क्या हो जाएगा? भीतरगांव का मंदिर। अगला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं। तारीख-ए-फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। आगे है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। बढ़िया प्रश्न है, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 1932 में किए गए थे। अगला प्रश्न है 42 नंबर का। 42 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार कीजिएगा। खेरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। ठीक है, ये खेरा का युद्ध है। और शंकर खेरा पूछेगा, कौन सा? शंकर खेरा, तो ये 1724 में। और पाल खेरा पूछेगा तो 1728 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ खेरा का युद्ध पूछा हुआ था, तो ये 1707 में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? तो कुटपाद किस में पाए जाते हैं? अमीबा में। अमीबा पूछेगा अमीबा की आकृति कैसी होती है? तो अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है, यह अनियमित होते हैं आकृति का, ठीक है। और चप्पल जैसी आकृति किसकी होती है? पैरामीशियम का, पैरामीशियम का। आगे बढ़ते हैं, सरसों किस कुल का पौधा है? बढ़िया प्रश्न है, सरसों किस कुल का पौधा है? तो यह क्रूसीफेरी कुल का है। किसका? क्रूसीफेरी कुल का है। अगला प्रश्न को देखते हैं, श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग किया? तो अपच का उपचार के लिए एंटासिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एंटीसेप्टिक है, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? इसका थोड़ा आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करेगा? लाइकेन, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर है शैवाल, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेहक है? तो सिर्फ ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट। अगला प्रश्न बढ़िया है, स्टार कीजिए। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिया जाएगा यहाँ पे 1970 में, कहीं कहीं आपको 1969 भी देखने को मिलेगा, तो ये आंसर कर लीजिएगा। और ट्राइसेम की स्थापना पूछेगा, ट्राइसेम की स्थापना 1979 में। कब? 1979 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन जर का उदाहरण नहीं है? देखिए जर का उदाहरण नहीं है, तो गाजर एक जर है, मूली भी जर ही है। आगे देखते हैं, आगे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे है आलू, आलू जो है ये एक तना का रूप है। किसका रूप है? तना का रूप है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अवध का अंतिम नवाब यहाँ पर पूछा है, तो बाजिद अली शाह हो जाएगा। और अवध के संस्थापक पूछेंगे, संस्थापक पूछेंगे तो सादत खां हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए थे। और ये कब? तो 1929 में। 1929 में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931। ये याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? ये हो जाएगा आगा खां। किसके नेतृत्व में? तो आगा खां के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकीवर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? ये माउंट बेटन योजना, माउंट बेटन योजना। बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सेशन को आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर छोड़ दिए तो मन में ये लगा रहेगा कि आगे कौन सा प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, पूरा सेशन को देखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बम्बई दर्पण के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। अगला प्रश्न है, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो 3 आश्रम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में, 4 आश्रम का उल्लेख जावलोपनिषद में, ठीक है। और सबसे बड़ा उपनिषद पूछेगा तो बृहदारण्यक उपनिषद। और नचिकेता और यम का संवाद पूछेगा तो कठोपनिषद में, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है? तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल पूछेगा, तो ये क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। और धौलावीरा को हम बताए थे 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद रखना है आपको। आर्यों का मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इसका मूल निवास स्थान तिब्बत है? तो ये दयानंद सरस्वती का, दयानंद सरस्वती का, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो ये बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का ये मत है। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को जो है सम्राट कहा था? तो स्वयं को सम्राट ये कहा था भाब्रू अभिलेख में। किसमें? भाब्रू अभिलेख में। आगे,
61 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। दशा अवतार मंदिर का निर्माण किस काल में किया गया था? तो दशा अवतार मंदिर का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। किस काल में? गुप्त काल में। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में किया गया था? तो कविराज मार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष के द्वारा कन्नड़ भाषा में किया गया था। कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे तेलुगु भी दिया हुआ है, तो मैं पूछता हूँ कन्नड़ और तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? अगर बताना चाहेंगे तो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया था? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। अगर मान लीजिए ये म्यांमार है हमारा, ठीक है, और इधर जो है हमारा भारत है, तो ऊपर से करेंगे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और यहाँ मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और 1643 किलोमीटर सीमा साझा ये चारों राज्य मिलकर के करते हैं। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? जौहर घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय नदी होती है ना, इसमें जल ग्रहण की क्षमता कम होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 68, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? बढ़िया प्रश्न है। तो लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और पूछेगा ना, तटीय भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, ठीक है। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? रेंगुर और चेरनोजम मिट्टी, ये भी याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, इसमें बाजरा, अरहर और ज्वार है, सरसों नहीं है। सरसों किस फसल का उदाहरण है? ये रबी फसल का उदाहरण है। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। इसी समय एनटीपीसी की भी स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। BHEL भेल की स्थापना 1964 में, सेल की स्थापना 1974 में और गेल की स्थापना 1984 में, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध पर गठित पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ यह प्रश्न। तो पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देखिए, रंगभूमि, निर्मला और गोदान ये सभी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, लेकिन यशोधरा जो है ये इसके द्वारा नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अमजद अली खां जो है ये सरोद से संबंधित है, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? ग्रे बुक, ग्रे बुक जो है ये 2 देश का संयुक्त रूप से प्रकाशन है। कौन कौन? जापान और बेल्जियम। जापान और बेल्जियम। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बी एवं सी। आगे है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भोपाल। वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? तो भोपाल। आगे 77 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति किस वर्ष लागू किया गया था? ये 2003 में। कब? 2003 में। और 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन है ये केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर किए गए थे। कब? तो 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। इसी के जगह पर जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया। क्या आया? नीति आयोग आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
80 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? देखिए, सेवा कर, सीमा कर, बिक्री कर सभी अप्रत्यक्ष कर हैं। और पूछेगा आय कर, संपत्ति कर, आय, संपत्ति और उपहार कर, ये कैसा कर है? तो ये प्रत्यक्ष कर है। सभी किसका? तो केंद्र सरकार का आयकर, संपत्ति कर और जो है उपहार कर, ये सभी प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देगी। यह है, मतलब पूछना चाह रहा है यह किसका नियम है? तो ये ग्रेसम का नियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 83, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे? देखिए, राज्यसभा में पूछा गया है, जल्दी जल्दी आएंगे और राम सुभग सिंह आंसर करके जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो श्याम नंदन मिश्रा, क्या आंसर हो जाएगा? श्याम नंदन मिश्रा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नामेरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित? ये असम में। नामेरी, डिब्रू सैखोवा, ओरांग, ये सभी जो है कहाँ पर है? असम में है। अगला है, निम्नलिखित में किन वस्तुओं पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है? मांग और आपूर्ति का नियम किस पे लागू नहीं होता? गिफिन वस्तुओं पे। ये जो होता है ना, निम्न कोटि का वस्तु होता है, इसलिए इस पे मांग और आपूर्ति का नियम जो है लागू नहीं होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए 87 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है? फ्रेंच गुयाना की राजधानी कायन है। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ है? कायन है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, तब किस रंग का होगा? तब ये बैगनी रंग का होगा। किस रंग का होगा? बैगनी रंग का होगा। और लिटमस की प्राप्ति किससे की जाती है? तो याद रखिएगा, रोसेला नामक लाइकेन से। किससे? रोसेला नामक लाइकेन से। जो प्रयोगशाला लिटमस होता है, इसका जो प्राप्ति होता है रोसेला नामक लाइकेन से किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अदिश राशि का उदाहरण है। अदिश राशि, देखिए, वेग, बल और संवेग ये सदिश का है, और ऊर्जा जो है ये अदिश राशि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ पर जड़त्व मापने की बात है ना, तो ये द्रव्यमान का इसमें प्रयोग किया जाएगा, द्रव्यमान का। चलिए अब 10 प्रश्न जो है हम लोग करेंट अफेयर का, जो भी बड़े ही खतरनाक हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 128वें नंबर पे। ठीक है, 92 नंबर का प्रश्न होगा, लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई है? लाल बहादुर शास्त्री पूछेगा, 121वीं जयंती। कौन सा? 121वीं जयंती। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य ने जीता है? ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा मनाएगा? तो महात्मा गांधी का 156वीं और लाल बहादुर शास्त्री का 121वीं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गेम वाला प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? इसमें 7 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। अगला है, SAFF सेफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 का विजेता कौन बना है? अंडर 17 पूछा है, 2025 का विजेता अपना भारत बने हैं। अगला प्रश्न, विश्व पैरा एथलेटिक्स में भारत ने पहले स्वर्ण पदक, मतलब भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो शैलेश कुमार। कौन है? शैलेश कुमार। अगला प्रश्न, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन थे? तो कनाद दास। कौन थे? कनाद दास। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर टपकेगा, स्टार लगा लीजिए, जरूर टपकेगा। जो 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभांकर पूछा है, क्लच, जायू और मेपल। क्लच, जायू और मेपल, ये होगा कहाँ पे? तो ये हो जाएगा कनाडा, USA और मैक्सिको में। कनाडा, USA और मैक्सिको में। और आज का 100 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्निकुल
कॉस्मॉस के द्वारा, अग्निकुल कॉस्मॉस के द्वारा। साथ ही यदि आपको आज का प्रश्न वाकई में अच्छा लगा होगा ना, तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें मोटिवेट भी कीजिएगा। यदि आप नए साथी हैं अभी तक हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप यदि हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको ये PDF कहीं से प्राप्त होता है तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा, आप उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सभी नवीनतम बुक हैं जो ग्रुप में चलाए जाते हैं। एडुटेरिया 7500, घटना चक्र, क्राउन, साइंस लूसेंट, एडुटेरिया SPD करंट अफेयर, जिसमें कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कल्याणी मैम और उत्कर्ष परिवार के करंट अफेयर को भी शामिल किया जाता है, लूसेंट, सामान्य ज्ञान। इसके अलावा स्पेशल दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म, ड्रीम डोज और एडुटेरिया स्पेशल दरोगा का सेट चलाए जाते हैं। धन्यवाद।